कयामत का तैयारा, ये नाम सुनकर ही जहन में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का ख्याल आता है ना? बिल्कुल, जैसे दुनिया तबाही के दहाने पर है और कुछ लोग एक उड़ते हुए किले में महफूज हैं। जी, लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। अमेरिका के पास ऐसे 4 हकीकी तैयारे मौजूद हैं जो हर वक्त बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयार रहते हैं। तो आज हम इन्हीं ज़राए का गहराई से जायजा लेंगे जो हमें सर्द जंग की इस निशानी के बारे में बताते हैं। और ये आज भी अमेरिकी दिफाई हिकमत अमली का एक बहुत अहम सतून है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि ये तैयारा क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसको बनाने के पीछे क्या सोच थी और आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है। और ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये तैयारा सिर्फ लोहे और तारों का मजमुआ नहीं है। ये एक नजरिए की, एक सोच की अमली शक्ल है। कौन सा नजरिया? वो नजरिया जिसे बाहमी यकीनी तबाही या म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता था। अच्छा, मैड? जी, यानी सर जंग के उरूज पर ये सोच थी कि अगर एक मुल्क ने एटमी हमला किया तो दूसरा भी जवाब देगा और दोनों मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। तो इस तैयारे को इसीलिए बनाया गया था कि हमले के बाद भी जवाब देने की सलाहियत हर हाल में बाकी रहे। इसका सरकारी नाम बोइंग E-4B एडवांस्ड एयरबोर्न कमांड पोस्ट है। जी, लेकिन इसे ज्यादातर नाइट वॉच के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो यहाँ मेरे जहन में पहला सवाल ये आता है कि अमेरिकी सदर के पास तो पहले ही दुनिया का जदीद तरीन तैयारा एयरफोर्स 1 मौजूद है, तो फिर इस दूसरे इतने महंगे तैयारे के पूरे फ्लीट की क्या जरूरत है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखें, बज़ाहिर दोनों तैयारे एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों बोइंग 747 पर बने हैं, लेकिन इनका मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कैसे? एयरफोर्स 1 एक तरह का उड़ता हुआ व्हाइट हाउस है। इसका काम सदर को आराम और सहूलत देना है। अच्छा, जबकि E-4B नाइट वॉच एक उड़ता हुआ पेंटागन है। उड़ता हुआ पेंटागन? वाह। जी, इसका काम सफर करना नहीं बल्कि एटमी जंग की सूरत में मुल्क की तमाम अफवाज को कमांड करना और जंग चलाना है। इसमें ऐसी फौजी और मुवासलाती सलाहियतें हैं जो एयरफोर्स 1 में बिल्कुल नहीं। यानी एक पुरतयश दफ्तर है और दूसरा एक जंगी बंकर। तो इस उड़ते हुए बंकर को इतना खास क्या चीज बनाती है? ज़राए में इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नाकाबिल यकीन दावे हैं, खास तौर पे ये कि ये एटमी धमाके के असरात से महफूज रह सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ये इस तैयारे का सबसे हैरान कुन पहलू है। देखें, एटमी धमाके से 3 बड़े खतरात होते हैं: धमाके की लहर, शदीद हरारत और तीसरा सबसे खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP। EMP, ये तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को खत्म कर देती है ना? बिल्कुल, ये एक ऐसी ताकतवर लहर होती है जो अपने रास्ते में आने वाले तमाम गैर महफूज इलेक्ट्रॉनिक आलात को हमेशा के लिए जला देती है। E-4B को इसी EMP से बचाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। अच्छा? इसके तमाम कंप्यूटर्स, सेंसिटिव आलात, यहाँ तक कि पूरी वायरिंग पर कई तहों वाली शील्डिंग की गई है। यहाँ तक कि कॉकपिट की खिड़कियों पर भी एक बारीक धाती जाली लगी है जो EMP को बाहर ही रोक लेती है। मुझे ज़राए में एक बात पढ़कर सबसे ज्यादा हैरत हुई। मतलब इस तैयारे के कुछ अहम तरीन निज़ाम आज की जदीद डिजिटल टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि पुराने एनालॉग आलात पर चलते हैं। जी बिल्कुल। आज के दौर में जब हम हर चीज को डिजिटल कर रहे हैं, अमेरिका का सबसे अहम दिफाई निज़ाम पुरानी म्यूजियम में रखने वाली टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा है। ये एक जबरदस्त बसीरत है। ये इस ख्याल की अमली मिसाल है कि जदीद हमेशा बेहतर नहीं होता। एनालॉग आलात जैसे पुरानी सुइयां और गेजेस डिजिटल सर्किट्स के मुकाबले में EMP और हैकिंग के हमलों से कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा महफूज होते हैं। मतलब उनमें कोई माइक्रोचिप नहीं होती जिसे जलाया जा सके? जी, ना कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसे हैक किया जा सके। जब आपकी बका का इन्हिसार हो तो आप सबसे काबिल भरोसा चीज का इंतखाब करते हैं, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो। सही। इसीलिए इस तैयारे में कॉकपिट के अलावा कोई खिड़की भी नहीं है ताकि अंदरूनी निज़ाम को हर किस्म के बैरूनी खतरात से मुकम्मल तौर पर अलग थलग रखा जा सके। ठीक है, तो ये खुद तो महफूज रह सकता है,
لیکن ایک کمانڈ سینٹر کا اصل کام تو رابطہ کرنا ہوتا ہے. اگر زمین پر سب کچھ تباہ ہو چکا ہو تو یہ رابطہ کیسے قائم کرتا ہے؟ اس کا مواصلاتی نظام شاید اس کی سب سے بڑی طاقت ہے. آپ نے طیارے کے اوپر ایک بڑا سا گنبد نما حصہ دیکھا ہوگا؟ جی، وہ ریڈوم جسے کہتے ہیں. بالکل. اس کے اندر انتہائی جدید سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے درجنوں اینٹینا نصب ہیں. یہ مل سٹار جیسے محفوظ اور جام مزاحم فوجی سیٹلائٹ نیٹ ورک سے جڑ سکتا ہے. مطلب اسے دشمن کے لیے جام کرنا تقریباً ناممکن ہے. لیکن ذرائع میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جو اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. ایک ایسا اینٹینا جسے پرواز کے دوران جہاز کے پیچھے 5 میل تک لٹکایا جا سکتا ہے. 5 میل لمبا اینٹینا. اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ اس کا آخری ہتھیار ہے. اسے ویری لو فریکوینسی یا VLF اینٹینا کہتے ہیں. VLF؟ جی، یہ ٹیکنالوجی اس لیے اہم ہے کیونکہ VLF سگنلز سمندر کے پانی میں گہرائی تک جا سکتے ہیں. اچھا. اگر ایٹمی جنگ میں تمام سیٹلائٹس اور زمینی رابطے تباہ ہو جائیں تو یہ لمبا اینٹینا سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی امریکی ایٹمی آبدوزوں کو حملہ کرنے یا نہ کرنے کا حکم پہنچانے کا واحد ذریعہ ہوگا. اوہ، تو یہ آبدوزوں سے رابطے کے لیے ہے. جی، ان ٹیکنالوجیز کا مجموعی مطلب یہ ہے کہ یہ طیارہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی فوجی یونٹ سے رابطہ کر سکتا ہے، چاہے وہ زمین پر ہو، سمندر میں یا سمندر کی تہہ میں. تو اس کے پاس ناقابل تسخیر مواصلاتی نظام ہے، لیکن یہ رابطہ اسی وقت تک کارآمد ہے جب تک یہ طیارہ ہوا میں رہے. تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود کو ہوا میں کب تک رکھ سکتا ہے؟ نظریاتی طور پر کئی دنوں تک. کئی دنوں تک؟ جی، اس میں دوران پرواز ایندھن بھرنے کی صلاحیت ہے، یعنی دوسرے ٹینکر طیارے آ کر ہوا میں ہی اس کا فیول ٹینک بھر سکتے ہیں. اچھا. ایک آزمائشی پرواز میں یہ مسلسل 35.4 گھنٹے تک ہوا میں رہا تھا. 35.5 گھنٹے؟ جی، اس کی پرواز کی اصل حد ایندھن نہیں بلکہ انجن کا تیل ہے جو ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. مطلب یہ ایک ایسا قلعہ ہے جسے نہ صرف تباہ کرنا مشکل ہے بلکہ یہ اپنے آپ کو غیر معینہ مدت تک دشمن کی پہنچ سے دور ہوا میں بھی رکھ سکتا ہے. یہ سب سن کر میں تصور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس اڑتے ہوئے قلعے کے اندر کی دنیا کیسی ہوگی. بالکل. ہمارے ذرائع اس کی ایک بہت دلچسپ تصویر پیش کرتے ہیں. طیارے کے اندر 3 منزلیں یا ڈیکس ہیں. 3 منزلیں؟ جی. سب سے اہم درمیانی ڈیک ہے جہاں اس کا بیٹل سٹاف بیٹھتا ہے. یہ کوئی عام عملہ نہیں ہے. یہاں فوج کی تمام شاخوں، آرمی، نیوی، ایئر فورس کے اعلیٰ ترین منصوبہ ساز اور ماہرین ہر وقت موجود ہوتے ہیں. تو ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام صدر اور وزیر دفاع کو جنگ کی صورت میں فوری اور درست معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے. ان میں سے ہر شخص اپنے شعبے کا چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا آتا ہے. ملک کے پاور گرڈ سے لے کر دشمن کی فوج کی تعیناتی تک ہر چیز ان کی انگلیوں پر ہوتی ہے. اور ان کے کام کے لیے ایک ساؤنڈ پروف کانفرنس روم بھی ہے جہاں سے وہ ویڈیو لنک پر کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں. جی، اور وزیر دفاع کے لیے ایک چھوٹا سا پرائیویٹ کوارٹر بھی ہے. لیکن عملے کے باقی ارکان کا کیا؟ اتنے لمبے مشن پر وہ آرام کہاں کرتے ہیں؟ عملے کے لیے 14 بنک بیڈز یعنی سونے کی جگہیں اور کھانے پینے کا بھی پورا انتظام ہے. اچھا. ذرائع بتاتے ہیں کہ ہر وقت جہاز پر میلز ریڈی ٹو ایٹ یعنی MREs کے 57 کیسز موجود رہتے ہیں. MREs یعنی وہ فوجی کھانے کے پیکٹ جنہیں گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی؟ بالکل. یعنی کسی بھی ہنگامی صورتحال میں عملہ بغیر کسی تیاری کے کھانا کھا سکتا ہے. ہر چیز کو انتہائی عملی اور بقا کے نقطہ نظر سے ڈیزائن کیا گیا ہے. ویسے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر پرواز پر 12 ہوائی جہاز کے مکینک بھی ساتھ ہوتے ہیں. جی، تاکہ اگر پرانے ہوتے جہاز میں دوران پرواز کوئی خرابی پیدا ہو تو اسے فوراً ٹھیک کیا جا سکے. ایک صحافی جسے 2017 میں اس طیارے کا دورہ کرنے کا موقع ملا، اس نے اپنے تاثرات لکھے جو بہت دلچسپ ہیں. اس نے لکھا کہ اندر سے جہاز کسی پرانی فلم کے سیٹ جیسا لگتا ہے. آدھی ٹیکنالوجی جدید اور آدھی 70 اور 80 کی دہائی کی. صحیح. کیبن میں پرانے بھاری بھرکم فون سیٹ لگے ہوئے ہیں. وزیر دفاع کی کرسی ایسی ہے جیسے کسی جیمز بانڈ فلم کے ولن کی ہوتی ہے. اور اس نے کچھ اور بھی عجیب تفصیلات بتائیں، جیسے طویل پروازوں پر سیپٹک ٹینک بھرنے کے مسئلے سے بچنے کے لیے باتھ روم کے کچھ یورینلز سیدھے فضا میں خالی ہوتے ہیں. کیا؟ واقعی؟ جی،
ये छोटी छोटी बातें हमें उस तैयारे के डिजाइन के पीछे की सोच बताती हैं, जहां सहूलत पर फाइलियत को तरजीह दी गई है। लेकिन सबसे अजीब बात जो उसने लिखी और जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, उसने लिखा कि कॉकपिट की तरफ जाने वाली सर्पल सीढ़ी के ऊपर एक फानूस लगा हुआ है। एक फानूस? जी, एक फानूस कयामत के तैयारे में, यानी एटमी जंग के दौरान भी सजावट का ख्याल रखा गया है। ये वाकई एक कटजाग है। एक ऐसी जगह जहां हर चीज का एक मकसद है, वहां ये फानूस शायद इस बात की याद दहानी है कि ये तैयारा सिर्फ एक जंगी मशीन नहीं बल्कि अमेरिकी हुकूमत की अलामत भी है, जिसे हर हाल में कायम रहना है। बिल्कुल। ये सब कुछ बनाने और इसे फाल रखने पर खर्च कितना आता होगा? मुझे यकीन है कि ये सस्ता तो नहीं होगा। सस्ता तो बिल्कुल नहीं। जराये के मुताबिक इसे सिर्फ 1 घंटा हवा में रखने की लागत तकरीबन 1,60,000 अमेरिकी डॉलर है। 1 घंटा? जी, सिर्फ 1 घंटा। इसमें ईंधन, अमले की तनख्वाहें, पुर्जों की तब्दीली और देखभाल सब शामिल है। $1,60,000 फी घंटा? ये तो नाकाबिले यकीन रकम है। आज के दौर में जब सर्द जंग खत्म हो चुकी है, क्या इस पर इतना पैसा खर्च करना जायज है? क्या इसे रिटायर करने का नहीं सोचा गया? ये सवाल कई बार उठाया गया है। दरहकीकत 2009 में उस वक्त के वजीर दिफा ने इन तैयारों को रिटायर करने का मंसूबा बना भी लिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? लेकिन इनके बाद आने वाले वजीर ने इस फैसले को ये कहकर मनसूख कर दिया कि इन तैयारों की सलाहियतें मुनफरिद हैं और इनका कोई मुतबादिल मौजूद नहीं। ये तैयारे अपनी मुतवक्का उम्र से 20 साल ज्यादा परवाज कर चुके हैं और अब वाकई बहुत पुराने हो गए हैं। तो अब क्या होगा? अब इनको तब्दील करने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है सर्वाइवेबल एयरबोर्न ऑपरेशन सेंटर या SAOC। यानी ये सलाहियत इतनी अहम समझी जाती है कि इस पुराने फ्लीट को रिटायर करने के बजाय अरबों डॉलर खर्च करके एक नया फ्लीट बनाया जा रहा है। बिल्कुल। अमेरिकी फौजिया इस नए प्रोग्राम के लिए बजट में मुसलसल इजाफा कर रही है, जो इस बात का सबूत है कि पेंटागन के नजदीक ये सलाहियत आज भी इतनी ही अहम है जितनी सर्द जंग के दौरान थी। चलें, आखिर में कुछ तेज और दिलचस्प हकाइक पर नजर डालते हैं जो हमारे जराए से सामने आए हैं। हकीकत नंबर 1, इन 4 में से एक तैयारा हमेशा साल के 365 दिन 24 घंटे मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ा रहता है, हर वक्त अलर्ट पर। जी, इसके इंजन स्टार्ट रहते हैं और अमला करीबी बैरकों में मौजूद होता है ताकि किसी भी हुक्म के चंद मिनट में तैयारा हवा में हो। हकीकत नंबर 2, जब भी अमेरिकी सदर बैरून मुल्क सफर करते हैं तो ये क़यामत का तैयारा हमेशा उनके करीब किसी एयरबेस पर खामोशी से मौजूद होता है ताकि किसी भी आलमी बहरान की सूरत में वो फौरन दस्तयाब हो। बिल्कुल। और हकीकत नंबर 3, ये एक गैर मुसद्दका इत्तिला है लेकिन बहुत दिलचस्प है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के दिन कई न्यूज़ चैनल्स और ऐनी शाहिदीन ने रिपोर्ट किया कि एक बोइंग 747 जिस पर कोई निशान नहीं था, व्हाइट हाउस के ऊपर परवाज करता देखा गया था। अच्छा। बहुत से लोगों का ख्याल है कि वो एक E-4B तैयारा था जो मुमकिना तौर पर हुकूमती क़यादत को निकालने के लिए तैयार था, लेकिन इसकी कभी सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं की गई। जी नहीं। और आखिरी हकीकत, अमेरिकी फ़ज़ाइया उन तैयारों के बारे में बहुत ज़्यादा राजदारी बरतती है। अगरचे इनका वजूद कोई राज नहीं, लेकिन इनकी सलाहियतों और ऑपरेशंस की तफसीलात पर बात करने से गुरेज किया जाता है। ये एक ऐसी ताकत है जिसे वो दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, लेकिन ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि हर किसी को मालूम हो कि ये मौजूद है। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की गुफ्तगू को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि ये क़यामत का तैयारा सर्द जंग की एक महंगी और टेक्नोलॉजी तौर पर मुनफरिद बाक़ियात है। ये पुरानी और नई टेक्नोलॉजी का एक अजीब इम्तिजाज है, एक उड़ता हुआ किला जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए बनाया गया है कि बदतरीन सूरत हाल में भी कोई ना कोई इंचार्ज जरूर रहे। और ये हमें गहरे फिलोसफियाना सवाल पर भी छोड़ जाता है, क्या इस जैसे हथियार का वजूद ही उस तबाही को रोकने में मदद देता है जिससे बचने के लिए उसे बनाया गया है? यानी डिटरेंस का नजरिया? जी, खौफ का तवाज़ुन। ये दुश्मन को एक खामोश पैगाम है कि कोशिश भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने हमें जमीन पर खत्म कर भी दिया तब भी हम आसमान से जवाब देंगे। और हम अपनी गुफ्तगू इस सवाल पर ख़त्म करेंगे कि सामीन इस पर खुद गौर करें। आज के डिजिटल और साइबर जंग के दौर में
جہاں سب سے بڑا خطرہ ایٹم بم نہیں بلکہ ایک وائرس یا ہیکر ہو سکتا ہے، کیا مستقبل کا قیامت کا طیارہ ایک ہوائی جہاز ہی ہوگا؟ یا یہ خلا میں موجود سیٹلائٹس کا ایک نیٹ ورک، یا شاید ایک غیر مرکزی ڈیجیٹل کمانڈ سینٹر کی شکل اختیار کر لے گا جو کسی ایک جگہ موجود ہی نہ ہو؟